द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 7 यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बने रहें। हमारे समाज के एक अंश के लिए जिससे हम में से काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं जो अपर्याप्तता को परिभाषित कर सके। यह कितना तीक्ष्ण है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त ना होने के खतरों के 2 उदाहरण देता हूं और देखते हैं वे हमें क्या सिखाते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाया। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकिन्से के CEO बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद इन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति 100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग 6000 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वह कर सकते थे और जो वे चाहते थे वह मात्र 1 सेंटा मिलियनेयर बनना नहीं था। वे 1 बिलियनियर बनना चाहते थे और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वे उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है, न गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है। सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सॉक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 मिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिली। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन पर कॉल कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन रखकर राजरत्न नाम से एक फेंज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्न ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजरत्न ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। ESE का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियोक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्न दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बनी मैडोफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडोफ चार्ल्स पोंजी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पोंजी चालबाज है। मैडोफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्य रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह बाद यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडोफ गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पोंजी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वह एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मैडोफ एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वह इस काम में बहुत अच्छा। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडोफ की मार्केट मेकिंग फॉर्म का कुछ ऐसे बखान किया।
बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म स्थापित की। मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज को स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग बिग बोल्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडोफ फर्म द्वारा एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाला $744 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मैडोफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि वह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों की उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए 1 पेनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडोफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैधता। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडोफ के व्यवसाय की मार्केट मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष 25 मिलियन से 50 मिलियन कमाती थी। बनी मैडोफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से सफल हुआ था। उसने उसे अत्यधिक अवैध रूप से समृद्ध बनाया और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडोफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो और वह और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हों उनके द्वारा दिया गया अपराध अलग है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों की चोट पहुंचाने से ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडोफ ने किया वह अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेश करती थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 7 यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।